नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट लाइट में। प्यार दोस्तों, आज बहुत लंबे समय के बाद जो है हम लोग का मुलाकात हो रहा है। बीच में एक्चुअली आपको हमने इन्फॉर्मेशन दिया भी था कि तबीयत खराब रहने के कारण जो है बीच में आपका 2-3 मंथ जो है क्लास डिस्टर्ब रहा। और हम लोग जो बैच में जुड़े हैं, मैथ रीजनिंग का जो मॉक टेस्ट चल रहा था हम लोग का बैच का, उसमें हमने आपको टोटल 25 यानी 25 मॉक टेस्ट कंप्लीट करवा दिया था, जिसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया था और लाइव डिस्कशन भी आपको दे दिया गया था। हम लोग उससे आगे का मॉक टेस्ट कंप्लीट करेंगे, यानी आज हम लोग का जो मैथ रीजनिंग का मॉक टेस्ट है उसका नंबर है 26 नंबर मॉक टेस्ट से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और वही जोशो जुनून के साथ जैसे हम लोग पहले किया करते थे, है ना। ऐसा नहीं कि अब थोड़ा दिन गैप हो गया तो थोड़ा आस्कत करना ही, जैसे किया करते थे वैसा ही करेंगे। हाँ, टाइमिंग केवल चेंज कर दिया गया है। अब जो मॉक टेस्ट का टाइमिंग होगा आपका मैथ रीजनिंग का, वह टाइमिंग होगा रात्रि में 8 से 9। हाँ, लेकिन आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा 7:30 बजे। आधा घंटा का समय आपको सारे प्रश्नों को बनाने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद आधा घंटा में आप सारे प्रश्नों को पहले बना लीजिए अपने ढंग से, उसके बाद आप लाइव डिस्कशन में जुड़ जाइए। चलिए तो आइए देखिए मॉक टेस्ट नंबर 26 का पहला नंबर सवाल। ध्यान दीजिएगा आराम से। कहता है कि दो साइकिलों में से प्रत्येक को 3990 रुपया में बेची गई है। देखिए, दो साइकिल का चर्चा किया जा रहा है और कहता है कि प्रत्येक को जो है 3990 रुपया में बेची गई, जिससे एक पर जो है 5% का लाभ, जबकि दूसरी पर जो है ना 5% का हानि हुई। तो कहता पूरे सौदे में लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है। देखो मेरे भाई, हमने आपको बतलाया है प्रॉफिट एंड लॉस में दो स्थिति बतलाया था कि जब दो वस्तु का क्रय मूल्य आपस में बराबर हो तथा उसमें से एक को X% के लाभ पर जबकि दूसरा को X% की अगर हानि पर बेचा जाए तो पूरे व्यापार में जो है व्यापारी को न लाभ हुआ करता ना हानि। जब क्रय मूल्य बराबर होता तब। एक दूसरा स्थिति हमने आपको बतलाया है कि जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य आपस में बराबर हो और उसमें से एक को X% के लाभ पर बेचा जाए जबकि दूसरा को X% के हानि पर बेचा जाए, तो पूरे व्यापार में व्यापारी को सदैव हानि हुआ करता है और उस हानि प्रतिशत का मान होता है X²/100%। चलिए तो यहां पर देखो, विक्रय मूल्य बराबर है, दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य बराबर है। एक पर हो रहा है 5% का लाभ जबकि दूसरा पर हो रहा है 5% का हानि, यानी पूरे व्यापार में क्या होगा, हानि ही होगा। चलिए तो हानि का प्रतिशत निकाल लेंगे। पूरे व्यापार में आपका क्या होने वाला है, तो पूरे व्यापार में आपका हानि होने वाला है। हानि का प्रतिशत हमने क्या बतलाया, X²/100%। एक्स कहने का मतलब वही जो प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि का चर्चा किया जा रहा है, यानी यहां हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा आपका 100, नहीं चलिए X²/100%, तो 25/100 यानी कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0.25%। कितना मेरे भाई, 0.25% का हानि। ऑप्शन देखो, ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बस ये दोनों स्थिति को आप ध्यान में रखोगे। जब दो वस्तु का क्रय मूल्य आपस में बराबर हो, उसमें से एक को X% के लाभ पर जबकि दूसरा को अगर X% के हानि पर बेचा जाए, तो पूरे व्यापार में व्यापारी को न लाभ हुआ करता है न हानि। जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य आपस में बराबर हो और उसमें से एक को X% के लाभ पर जबकि दूसरा को X% के अगर हानि पर बेचा जाए, तो पूरे व्यापार में व्यापारी को सदैव हानि होता है और उस हानि का मान होता है X²/100%। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज के मॉक टेस्ट का दूसरा सवाल देखिए क्या कहता है। यह ट्रिगो का सवाल है, कितना आसान सा सवाल है, समझो पहले बात को। हाँ, अब इसका मान आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। देखो मेरे भाई, अच्छा एक बात समझना, साइन 47 डिग्री इंटू सेक 43 डिग्री प्लस में कॉस 56 डिग्री इंटू कॉसेक 34 डिग्री का मान आपको बताना है। अच्छा एक बात समझिए, इस 43 को आप लिख सकते हो, अच्छा क्या लिख सकते हो 43 को, तो इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री और माइनस में क्या लिख सकते हैं 47 डिग्री, नहीं। अच्छा एक बात समझो, तो 90 माइनस यह देखिए, यह हो गया आपका साइन 47 डिग्री। अब देखिए समझने वाला बात है,
सेक अगर 43 को लिख दिए 90 माइनस में 47, तो सेक 90 माइनस थीटा। देखिए 90 माइनस थीटा जो है सब अपने आप में बगल वाला के साथ परिवर्तन होता है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। 90 डिग्री की स्थिति में परिवर्तन बगलगीर के साथ होता है ना। अब देखिए 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वहां तो ऑल पॉजिटिव हुआ करता है, तो सेक 90 माइनस थीटा यहां क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, यानी हो जाएगा आपका कॉसेक 47 डिग्री। कितना, कॉसेक 47 डिग्री। चलिए प्लस में आ जाइए, यह हो गया आपके पास कॉस 56 डिग्री। अच्छा इसको भी 56 में एक्सचेंज कर लेते हैं, तो आप 34 को लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री, और माइनस में कितना लिख सकते हैं, 56 डिग्री। नहीं, अच्छा तो कॉसेक 90 माइनस थीटा मेरे भाई, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, यानी यह हो जाएगा आपका सेक 56 डिग्री। कितना, सेक 56 डिग्री। अब देखो साइन और कॉसेक जो होता है वह एक दूसरे का इनवर्स हुआ करता है ना। तो यहां तो कट करके एक हो जाएगा, देखिए यह भी कट गया, कॉस और सेक एक दूसरे का इनवर्स, यहां भी एक मिला, यानी आपका रिजल्ट एक प्लस में एक, आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, 2। कौन सा उत्तर टिक करोगे, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा आपका उत्तर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या तीसरा। अब देखिए तीसरा सवाल क्या है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सवाल है। कहता है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, बात को समझिएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ड्राइव करने पर वरुण जो है गंतव्य पर जो है ना, समय से 2 मिनट पहले पहुंचा, जब 48 के स्पीड से चला था। जबकि यदि वह 42 के स्पीड से चलता है, ड्राइविंग करता है, तो वरुण समय से जो है 1 मिनट की जो है ना, वह देरी से पहुंचता है, पहुंचेगा। वरुण को कितनी दूरी के लिए ड्राइव करना है, यानी आपको डिस्टेंस बतलाना है। क्या बतलाना है, आपको डिस्टेंस बतलाना है। देखिए सबसे पहली बात ये, देखिए हमने आपको सिखलाया है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो चला, तो उन परिस्थितियों में स्पीड और टाइम जो होता है एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता है। देखिए दूरी तो कांस्टेंट है, तो एक बार 48 के स्पीड से दूरी को तय करता है, जबकि एक बार जो है किस स्पीड से, 42 के स्पीड से, है ना। कॉमन कर लीजिए, हर 6 निकालोगे तो यहां हो जाएगा 8, यहां कितना हो जाएगा 7। चलिए यह तो स्पीड का रेशियो हो गया। हमने क्या बोला, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता है, व्युत्क्रमानुपाती हुआ करता है। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 7 अनुपात कितना हो गया आपका 8, है ना। अब देखिए समय में डिफरेंस सोचो, जब 48 के स्पीड से वरुण चला करता था तो नियत समय से गंतव्य पर जो है 2 मिनट पहले पहुंच जाता था, लेकिन जब 42 के स्पीड घटा, वास्तविकता बात है तो समय ज्यादा लगेगा। जब 42 के स्पीड से गया तो 1 मिनट देर से पहुंचा। देखिए यहां अपोजिट डायरेक्शन है ना, हमने आपको सिखलाया है, देखो सेम डायरेक्शन में घटाना, अपोजिट डायरेक्शन में आप जोड़ना, एक बार पहले पहुंचता, एक बार विलंब से पहुंचता है, तो डिफरेंस तो आप जोड़ के निकालोगे, तो 2 1 कितना हो गया, 3 मिनट का डिफरेंस हो गया समय में दोनों स्थिति के। 3 मिनट को घंटा में क्या लिखोगे, 3/60, यही समय में डिफरेंस है। समय में डिफरेंस 1 यूनिट का है। किसी एक स्थिति का समय निकालो, या तो पहले स्थिति का या तो दूसरे स्थिति का। अगर पहला स्थिति का समय निकालिएगा तो दूरी निकालने के लिए पहला स्पीड में आपको गुना कर लेना है ना। तो पहला वास्तविक स्पीड में, पहला स्पीड कितना था आपका 48, चलिए दूरी निकल करके आ जाएगा। हाँ अब दूसरा समय निकालते तो दूसरा चाल में आपको गुना करके दूरी निकालना पड़ता है ना। अब सोल्व कर लीजिए इसको, देखो यहां से देखिए 6 से काट लीजिए, कितना बार में, 8 बार में, यहां से 10 है ना। 10 इसलिए छोड़ दिए ताकि दशमलव देने में आपको सुविधा हो जाएगा। 8 7 56, 56 गुना 3 कितना हो जाएगा आपका 168/10, यानी हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 16 दशमलव कितना मेरे भाई, यह हो जाएगा 8, 16.8 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 16.8 किलोमीटर। यही तो दूरी है, यही इतना दूरी जो है उसको ड्राइव करना था, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। जी हाँ, चलिए अगर किन्हीं को कोई भी तरह का परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, देख लेते हैं अभी तक किन्हीं को अगर कोई तरह का दिक्कत आया होगा तो उनका जवाब देकर के फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, जरूर आप लोग कमेंट में लिख करके बताइए जहां भी थोड़ा बहुत परेशानी हो। नहीं, अभी तक तो बोल रहे हैं सर सही है सब चीज। चलिए किन्हीं को किसी भी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, है ना। हम उनका समाधान ढूंढ करके बताएंगे
चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है सुनिए। कहता है ए बी सी डी ई जो है वह 5 लगातार विषम संख्याएं हैं। समझते हो ना, विषम संख्या ऑड नंबर का जिक्र किया जा रहा है। विषम संख्या, सम संख्या, जो 2 से डिविजिबल हो सबका सब सम है ना, जो 2 से डिविजिबल नहीं सबका सब विषम। सिंपल सा बात है। कहता 5 लगातार विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत क्या होगा। जी हाँ, अच्छा ए बी सी डी ई जो है वह 5 लगातार विषम संख्या है, ऑड नंबर है। अब देखो जहां तक प्राकृतिक संख्या का सवाल है तो आप देखते हो उसमें एकक का डिफरेंस हुआ करता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। जबकि सम और विषम का बात अगर करें हम तो उसमें आप देखोगे कि 2, 2 के डिफरेंस पर संख्या का प्राप्ति होता है। सम संख्या 2, 4, 6, 8 ऐसे। जबकि विषम को अगर आप देखोगे तो वहां पर डिफरेंस वहां भी 2 का हुआ करता है, 1, 3, 5, 7 इस तरह से। चलिए तो यहां पर जो कहता है कि ए है ना, आराम से सोचिए, बी है ना, सी और डी और एक किसका चर्चा, ई। यह पांचों जो है लगातार जो है वह विषम संख्या है ना। चलिए इसका औसत पूछा। अच्छा तो औसत देखिए, इसका कई तरीका से हम लोग उत्तर करेंगे, हर उत्तर को समझेंगे। हाँ औसत देखिए। अच्छा औसत का मतलब क्या आपको सिखलाए हैं? औसत का मतलब यही नहीं सिखलाया चला कि सम ऑफ क्वांटिटी बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो एगो तो औसत आप सिंपल ऐसे निकाल लोगे, कैसे? तो यह हो जाएगा आपका ए है ना, प्लस में बी प्लस में सी प्लस में डी प्लस में ई है ना। चलिए प्लस में हो जाएगा आपका ई और बटा कितना हो जाएगा आपका 5, नहीं सम ऑफ क्वांटिटी बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी। एक उत्तर तो आपका ये आ गया। चलिए अब अगला उत्तर देखते हैं, ऐसा ऑप्शन में कहीं नहीं है। अगला उत्तर ढूंढिए। चलिए अगला उत्तर दूसरा तरीका से इसका औसत निकालते हैं। अच्छा आपको यह सिखलाया गया था कि जब लगातार संख्या का जिक्र होने मेरे भाई तो औसत जो होता है वह बिल्कुल बीच का मान हुआ करता है। लगातार संख्या में आप देखोगे औसत बिल्कुल बीच का मान। तो एक उत्तर इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल बीच वाला, यानी एक उत्तर इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे और भी उत्तर ढूंढते हैं, और भी उत्तर ढूंढते हैं। देखिए आइए समझिए। अच्छा लगातार विषम संख्या है तो अंतर तो समान होगा, 2-2 के डिफरेंस पर संख्या होगा। जब अंतर समान होता है तो उस स्थिति में औसत आपको क्या सिखलाए हैं, पहला पद जोड़ अंतिम पद बटा 2। तो यहां पर आप एक औसत ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस में ई बाई 2। अब देखिए इतना उत्तर हम इस प्रश्न का निकाल चुके हैं, ऐसा कोई भी ऑप्शन में आपके पास नहीं है। आगे फिर सोचेंगे आगे और क्या उत्तर इसका हो सकता है ना। देखिए लगातार संख्या का चर्चा ए बी सी है ना, डी और क्या हो गया आपका ई। अच्छा एक बात बतलाना, जब लगातार संख्या का चर्चा है वह भी विषम संख्या तो 2-2 के डिफरेंस पर होगा। अच्छा बताइए अगर ए है तो बी को लिख सकते हैं ए प्लस में क्या लिख सकते हैं 2। अच्छा सी को ए के रूप में क्या लिख सकते हैं, ए प्लस में क्या लिख सकते हैं 4। इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस में कितना 6। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए प्लस में कितना 8। चलिए इसका औसत अब देख लीजिए ए के रूप में है ना। अब देखिए इसका एक आंसर यह भी आएगा ए के रूप में औसत, सबको ए के रूप में लिख दिए। औसत बराबर सम ऑफ क्वांटिटी बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी। चलिए जोड़िए 5a है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा यह हो जाएगा आपका 5a प्लस में 8 6 14 4 18 2 कितना चला 20 है ना। हाँ अब बटा कितना हो गया आपका 5 है ना, बटा हो गया 5। चलिए 5 से डिवाइड करेंगे, यह हो जाएगा आपका a प्लस में कितना हो जाएगा आपका 4। देखिए यह भी एक उत्तर आया, लेकिन आप देखोगे आपके ऑप्शन में a प्लस 4 गिवन किया गया है ना, तो आपका उत्तर ऑप्शन नंबर सी तो है ही। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। अब आप पूछोगे कि क्या सर इसका और भी उत्तर आएगा, तो हम बोलेंगे हाँ चला इसका और भी उत्तर आएगा। अब पूछो क्या क्या उत्तर आ सकता है। अभी जैसे आप एक बात समझना, जैसे हमने सारे डेटा को, सारे संख्या को ए के रूप में रिप्रेजेंट किया, उसी प्रकार सारे संख्या को बी के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। साथ बी के रूप में एक उत्तर इसका आएगा, और सबको सी के रूप में भी लिख सकते हैं तो एक उत्तर सी के रूप में भी आएगा। सबको डी के रूप में भी लिख सकते हैं तो एक उत्तर डी के रूप में भी आएगा। सबको ई के रूप में लिख सकते हैं तो एक उत्तर आपका ई के रूप में भी आएगा। जी हाँ, तो इसका और भी उत्तर बनेगा है ना। देखिए यह भी आपका एक औसत हुआ,
यह भी सही आंसर है, यह भी एक सही आंसर है, यह भी सही आंसर है, यह भी सही आंसर है। और बी के रूप में उत्तर आएगा, सी के रूप में उत्तर आएगा, डी के रूप में उत्तर आएगा, ई के रूप में आएगा, यानी इसका और भी आंसर होगा। तो आप ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो यह उत्तर तो इसका था नहीं, यह इसका उत्तर होगा नहीं, यह होगा, यह होगा नहीं, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हां, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखो क्या कहता, आराम से समझना, प्रश्न संख्या 5 मेरे भाई। हाँ, हमने बोला था कि बीच में जब मेरा तबीयत खराब हुआ था तो आपका बहुत सारे बच्चे लोग का जो है जो सब्सक्रिप्शन लिए थे उनका समय जो है ऐसा ही लैप्स कर गया था, तो उनके लिए आज तो हम बिना फी का जो है ना, बस आपके लिए एप्लीकेशन को खोल दिया गया था और हमने उनको कॉल भी करवा दिया था, तो सब लोग जुड़ गए होंगे, उम्मीद ऐसा करते हैं हम। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं कल से, तो बाद बाकी लोग अभी तक उनको मौका है, जो लोग पीछे जुड़े हुए थे उनको मौका और जुड़ जाएं। लेकिन कल से जो बैच का फी होगा वही फी होगा, 101 रुपया में जैसे आपको दिया जा रहा था 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन, वैसा ही दिया जाएगा। हाँ, जैसे चल रहा था आपका मॉक टेस्ट, फिर कंटिन्यू रहेंगे हम लोग। आज 26 नंबर मॉक टेस्ट है, फिर कल हम लोग 27 नंबर मॉक टेस्ट से आगे बढ़ेंगे, जिसमें 20 मैथ्स का प्रश्न होगा, 5 रीजनिंग का प्रश्न होगा। और यह भी सुन लीजिए कान खोल करके, जो मॉक टेस्ट करवाया जाएगा यह सभी एग्जाम को ध्यान में रख करके, झारखंड सीजीएल हो, बिहार सीजीएल हो, है ना, बिहार एसएससी का इंटर लेवल का एग्जाम हो, बिहार दरोगा हो, जिनका मेंस है बिहार दरोगा का, यह भी सुन लीजिए, उनके लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। एसएससी जीडी का जिनका एग्जाम हो, रेलवे का जिनका एग्जाम हो, तो हर एक एग्जाम में यह काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है यह मॉक टेस्ट आपके लिए। तो आप तो जुड़े ही हैं और अपने दोस्तों को भी बताइए, एकदम बिल्कुल धमाकेदार परफॉर्मेंस होगा। पीडीएफ आपको 7:30 बजे शाम में प्रोवाइड कर दिया जाएगा और लाइव डिस्कशन में हम लोग जुड़ेंगे 8 बजे से 8 से 9। जी हां, हो सकता है 5 मिनट आगे पीछे हो, 8 से 9 के बीच में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। कहता यदि समीकरण, ध्यान दीजिएगा, 6x माइनस में 5y प्लस में 11 इक्वल टू 0, है ना, और 15x प्लस k वाई माइनस में 9 इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं है तो k का मान। अच्छा चेला बताओ, कोई हल सिस्टम का कब नहीं होता है? जब दोनों रेखाएं समानांतर हुआ करता है, एक दूसरे के पैरेलल हुआ करता है। पैरेलल का कंडीशन क्या बतलाए हैं आपको? a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। चलिए कर लीजिए a1 बटा a2, यानी हो जाएगा आपका 6 बटा कितना मेरे भाई, यह हो जाएगा आपका 15। a1 बटा a2 बराबर में b1 बटा b2, यानी माइनस में 5 बटा कितना मेरे भाई, यह हो जाएगा k डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। चलिए उसको गोली मारिए, जब बराबर है ही नहीं तो उसको खत्म कीजिए। अब इसको सोल्व कर लो, 3 से काट लो, 2 बार में 3 से कट जाएगा आपका 5 बार में, यानी k बराबर माइनस में 25 बटा 2, यानी आपका रिजल्ट हो जाएगा माइनस में 12.5। कितना मेरे भाई, माइनस में 12.5 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 3 कंडीशन हुआ करता है सिस्टम का, उसमें हमने आपको पहला बतलाया था कि अगर a1 बट्टा a2, आराम से समझिए बात को, a1 बट्टा a2 है ना डज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 हो, तो यहां पर जो है दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है और इसका केवल एक हल संभव होता है। कितना मेरे भाई, इसका केवल एक हल संभव हुआ करता है, एक हल संभव है ना। चलिए दूसरा कंडीशन हमने बताया था आपको, a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 मेरे भाई, है ना, डज नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। यहां पर जो है दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हुआ करता है। अच्छा बताओ, जब तक काटेगा नहीं तब तक हल संभव हो नहीं पाएगा। यहां पर हलों का संख्या हो जाएगा कितना आपका, यहां पर हलों का संख्या हो जाएगा आपका 0, पैरेलल स्थिति है। और एक तीसरा कंडीशन बताए थे कि अगर a1 बट्टा a2 है ना इक्वल टू b1 बट्टा b2 है ना इक्वल टू c1 बट्टा c2 हो, यहां पर दोनों रेखाएं संपाती हुआ करता, एक ही रेखा को प्रदर्शित करता है, अतः यहां पर हलों का संख्या हो जाएगा अनंत, इन्फिनिटिव। चलिए तो यह 3 स्थिति हुआ करता है सिस्टम का, तीनों हमने चर्चा कर दिया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 6। देखो क्या कहता है, कहता ए बी और सी में जो है, आराम से बात को समझिए, है ना, 500, यह भी प्रश्न का एक बार एग्जाम में पूछा गया है। 555 रुपया की राशि जो है 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटा जाना था, परंतु गलती से यह 4, 5, 6 के अनुपात में बांट दिया गया, है ना, बांटना था इस रेशियो में, बांट दिया गया इस रेशियो में। तो कहता इस गलती से बांटने के दौरान जो है सी को कितनी राशि अधिक मिल गई, यानी जितना मिलना था चला उससे कितना ज्यादा सी को मिल गया। चलिए चर्चा पहले किसका किसका, चर्चा ए बी और सी का, किसका मेरे भाई, ए बी और किसका चर्चा, सी का।
अच्छा बांटना किस रेशियो में था, तो पहले सही वाला रेशियो लिख लीजिए। अच्छा बांटना था जो इस रेशियो में बांटना था आपको, है ना, सही वाला रेशियो लिखिए, है ना। चलिए सही वाला रेशियो लिख दीजिए आप, सही वाला रेशियो लिखिए। अच्छा यह भिन्न का अनुपात है, भिन्न के अनुपात को सरल अनुपात में बदलने के लिए आपको क्या सिखलाया है, लसा से गुना करते, एलसीएम 60 हो जाएगा, 60 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 15 अनुपात, ध्यान दीजिएगा 15 अनुपात 12 अनुपात कितना मेरे भाई, यह हो जाएगा 10, यही सही रेशियो है। अच्छा लेकिन गलती से इसको बांट किस रेशियो में दिया गया, अच्छा गलत रेशियो, देखिए बांटना था इस रेशियो में, लेकिन गलती से बांटा किस रेशियो में गया, तो बांटा गया आपका 4 अनुपात, है ना, 4 अनुपात 5 अनुपात किस रेशियो में, 6 के रेशियो में। अब देखिए एक स्थिति हमने आपको रेशियो में सिखलाया है कि जब एक ही राशि को अलग अलग अनुपात में, आपसी लेन देन का बात हो, एक ही राशि को अलग अलग अनुपात में बांटने का बात किया जाए, या फिर एक में जितना घटाया जाए दूसरा में उतना जोड़ दिया जाए, तो इन सभी स्थितियों में योगफल को बराबर किया जाता है। किसको चेला, योगफल को। चलिए जोड़िए 15 12 27 और 10 कितना हो गया आपका, यह हो जाएगा आपका 37, 37, योगफल को बराबर करेंगे, 5 4 9 6 कितना हो गया आपका 15। अच्छा इसको बराबर करने के लिए क्या करना है, कॉमन तो कुछ नहीं, यहां 15 से गुना करना होगा और यहां कितना से गुना करना होगा, 37 से। अब देखिए बराबर हो गया, सी को कितना अधिक मिल गया, तो बस केवल सी को सोचेंगे, यानी सी को मिलना था, यहां 37 से गुना करके देखिए, सी को मिलना था आपको, है ना, यहां 37 से गुना कर लीजिए और यहां कितना 15 से। अब देखिए सी को कितना मिलना था, तो मिलना था आपका, सॉरी वहां 15 से गुना होगा, मिस्टेक हो गया, नीचे 37 से। हाँ अब देखिए यहां आप 15 से गुना करोगे, जी हाँ, तो सी को मिलना था कितना, आपका मिलना था सी को 150 यूनिट, जबकि मिला कितना, यहां 37 से गुना कर लीजिए, 37 से गुना करोगे, है ना। चलिए तो ये कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 222, कितना हो जाएगा 222, यानी पहले के अपेक्षा सी को कितना ज्यादा यूनिट मिल रहा है, यह आप देखो 150 222, यानी आप देखोगे तो 72 यूनिट ज्यादा मिल रहा है। चलिए यही 72 यूनिट को राशि में कन्वर्ट कर लेना है, राशि कितना था बांटने वाला 555, चलिए यूनिट देखिए पूरा का कितना हो गया, 37 गुना 15 करोगे तो यह भी 555 ही होगा, 555 जो है 555 यूनिट के बराबर हुआ। सी को कितना ज्यादा मिला पहले की अपेक्षा, 72 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान 1, तो 72 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 72, यानी सी को जो है गलती से बांटने के दौरान पहले की अपेक्षा 72 रुपया ज्यादा मिलेगा, कितना मेरे भाई 72 रुपया ज्यादा मिलेगा। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई, 72 रुपया जो है कि सी को पहले की अपेक्षा ज्यादा मिल जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 7वां, बहुत ही आसान सा सवाल है, आप देखोगे तो एसएससी के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। हाँ चेला समझिए बात को, चलिए देखो तो, अच्छा क्या है प्रश्न आपका, यही है ना, देखिए यह हो जाएगा आपका, देखिए यह हो जाएगा 2 इंटू, अच्छा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखोगे 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जी हाँ, तो यह हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आगे बात बढ़ाते हैं, हाँ चला देखो यह हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा मेरे भाई, यह क्या हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, हाँ बट्टा में आ जाइए। अच्छा यह हो गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, कॉट स्क्वायर थीटा, और इंटू 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, यह क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, माइनस में कितना हो गया आपका 1, यही प्रश्न था ना। हाँ अब बात को समझिए, अच्छा एक बात बताओ, कॉसेक नीचे जाएगा तो क्या बनेगा, कॉसेक का इनवर्स तो साइन हुआ करता है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉट बन जाएगा, और कॉट ऊपर भी और कॉट नीचे भी कट जाएगा मेरे भाई। अब देखो यह हो जाएगा 2 तो है ही ऊपर में, सेक को पलटेंगे तो बच जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, मान किसका, देखो कॉस 2 थीटा का मान होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यह सब सारा कॉस 2 थीटा का ही मान हुआ करता है, यानी यह मान किसका मिला मेरे भाई, तो आप कहोगे सर कॉस 2 थीटा का मान मिला, किसका चला, कॉस 2 थीटा का मान मिला है। हाँ मेरे भाई कॉस 2 थीटा का मान मिला है, कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, cos 2 थीटा का मान होगा यह, cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1, 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, यह सब सारा का सारा cos 2 थीटा का मान हुआ करता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए,
हाँ देखिए बात क्या कहता है, प्रश्न संख्या 8वां कहता है 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से। हाँ आप देखोगे ना तो रेलवे के एग्जाम में यह प्रश्न जो एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप देखोगे डेटा चेंज करके बहुत बार प्रश्न रिपीट कर दिया गया है। हाँ सेम टू सेम प्रश्न, 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर स्थित है। पहले हम चर्चा करते उन्नयन कोण का, देखो हम कई बार बताया भी है फिर भी हम चर्चा कर देते हैं, है ना। देखो चेला उन्नयन कोण जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए जब हम हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल में आते हैं तो वहां पर दो कोण का चर्चा होता है, एक है आपका उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा जो है चेला वह है अवनमन कोण जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा उन्नयन कोण समझना बात को, एलिवेशन समझिए बात को, एलिवेशन मतलब होता है उठा हुआ, डिप्रेशन मतलब दबा हुआ। हाँ दोनों में कंसेप्ट क्या समझना है, देखिए बहुत सारा जो आप बचपन से बात जानते हैं वो आपको मास्टर लोग सीधा बता देता है कि अरे बउआ उन्नयन कहे चाहे अवनमन कहे बात बराबर है, नहीं चेला ऐसा बात बराबर नहीं, कंसेप्ट दोनों का अलग अलग होता है। हाँ यह बात हम आपको बोल रहे हैं कि संख्यात्मक रूप से दोनों को आपस में बराबर हुआ करता है लेकिन कंसेप्ट अलग अलग है। क्या कंसेप्ट है सुन लो एक बार, देखो उन्नयन की स्थिति में जब ऑब्जर्वर नीचे हो, ऑब्जर्वर मतलब प्रेक्षक देखने वाला, जब ऑब्जर्वर नीचे हो ऑब्जेक्ट ऊपर हो तब उस वस्तु को देखने के लिए ऑब्जर्वर के आंख पर जो कोण बनता है ना उसको कहा जाता है उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है। जबकि एंगल ऑफ डिप्रेशन का अगर बात किया जाए तो उस परिस्थितियों में ऑब्जर्वर ऊपर हुआ करता है ऑब्जेक्ट नीचे हुआ करता है, तब ऑब्जर्वर के आंख पर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो कोण बनता है वह कहलाता है अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। दोनों में अलग अलग चीज है, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है लेकिन संख्यात्मक रूप से दोनों बराबर हुआ करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब दो समानांतर रेखा तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो एकांतर कोण का मान बराबर हुआ करता है, इसलिए उन्नयन और अवनमन कोण संख्यात्मक रूप से बराबर होता है। कंसेप्ट दोनों का अलग अलग है मेरे भाई। हाँ आइए प्रश्न पे, 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से, अब देखो एक प्लेटफॉर्म है 7 मीटर ऊंचा, आप देखते होंगे प्लेटफॉर्म पे गए होंगे, इसमें तो आज के जमाना में कोई आदमी नहीं होगा जो प्लेटफॉर्म पे नहीं हो गया होगा, तो आप देखते होंगे प्लेटफॉर्म का ऊंचाई होता है ना भाई, आपका जो रेल का ट्रैक होता है उससे ऊंचा होता है आपका प्लेटफॉर्म, है ना। चलिए 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से, चलिए 7 मीटर ऊंचाई, आराम से समझिए बहुत आसान सा सवाल है। हाँ 7 मीटर ऊंचाई यही है, 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से, हाँ एक टावर जिसकी ऊंचाई, यह टावर है मेरे भाई, यह टावर है जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है। अच्छा ये पूरे टावर का ऊंचाई आप देखो, यह पूरे टावर का ऊंचाई प्रश्न में कहता है 47, सिंपल सा बात है, तो यह 7 है, 47 में 7 घटाएंगे तो यह ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका 40। कहता है इस टावर का ऊंचाई जो है वो आपका 47 था। अब क्या कहता है एक बात समझो, कहता है इसका उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री था, कितना डिग्री है 30 डिग्री, यानी यह टावर यहां पर कोण कितना डिग्री का बना रहा है 30 डिग्री का बना रहा है। अब आपसे क्या कहता है, कहता है बताओ टावर जो है प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर स्थित है, यह बतलाना चला, बेस मालूम करना है आपको, जो है लंब मालूम है, tan का प्रयोग कर लेंगे, है ना। tan 30 का मान 1/√3, यानी बेस लंब का √3 गुना 40 का √3 गुना कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 40√3, कितना मेरे भाई 40√3 मीटर आपका राइट आंसर होगा। 40√3 वाला ऑप्शन टिक कर लो, ऑप्शन नंबर बी जो है सके आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 40√3 मीटर मेरे भाई, जी हाँ बिल्कुल। अगले सवाल की ओर बढ़िए, प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है सुनो, कहता है किसी धन का जो है दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपया तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 450 रुपया है, तो कहता है ब्याज का वार्षिक दर बतावे। अच्छा एक बात चेला, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में फर्क क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या होता है, फर्क बस इतना हुआ करता है, अरे भैया साधारण ब्याज जो होता है ना उस स्थिति में आप देखोगे कि उसमें ब्याज पर ब्याज नहीं लगता। अगर पहला वर्ष पहला महीना का ब्याज 200 रुपया है तो अगला महीना अगला वर्ष का अगर बात करेगा, वर्ष का बात करें तो वर्ष का, महीना का बात हो तो महीना का, अगर एक वर्ष का ब्याज साधारण ब्याज के केस में 200 रुपया तो अगला वर्ष भी ब्याज 200 होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज का कैसा प्रक्रिया है
जिसमें ब्याज पर भी ब्याज जोड़ा जाता है ना। गांव घर में ऐसा देखने के लिए आपको मिलता होगा, कई लोग जो है विशेष परिस्थिति में, आपको इमरजेंसी हुआ, आप किसी से पैसा लिए है ना, पैसा लिए आप 10,000 रुपया, परिणाम ऐसा हुआ कि वह 10,000 रुपया जो है आपको जब भुगतान करने का बारी आया तो वह 20,000 वह बना दिया है ना, तो वह ब्याज पर ब्याज जोड़ा करता है। जी हां, तो जब ब्याज पर ब्याज लगना प्रारंभ हो जाए तो ब्याज की ऐसी व्यवस्था को ही चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है। बस दोनों में फर्क यही है, साधारण ब्याज कभी बदलता नहीं है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है। यानी कहने का मतलब है कि उसमें अमाउंट जो है, मिश्रधन जो है, वह मूलधन का काम करना शुरू कर देता है। हां, आ जाओ प्रश्न पे। अब देखो, कहता किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 400 है ना, तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 450, ब्याज का वार्षिक दर बताना। देखो सिंपल सा बात है। अच्छा, एक तरफ लिख दो आप सिंपल इंटरेस्ट और एक तरफ लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या लिखेंगे मेरे भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब समझो, कहता दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरा साल का साधारण ब्याज, ए चला। अब दूसरा साल का साधारण ब्याज अगर 400 है तो इसका मतलब पहला साल का भी साधारण ब्याज क्या रहा होगा? 400 नहीं, क्योंकि साधारण 2 साल का नहीं, दूसरे वर्ष का, ऐसा नहीं 2 साल का। अगर 2 साल का बोलता तो भी आसान था, बांट देते आधा आधा, है ना। अब देखिए, तो अगर दूसरा साल का साधारण ब्याज 400 यानी पहला साल का भी 400। अब देखो, सेम मूलधन, वही मूलधन पर पहला साल जितना साधारण ब्याज होता है उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, अंतर तो उसके अगले साल से हुआ करता है। तो साधारण ब्याज पहला साल 400 है तो चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना होगा? 400। लेकिन दूसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वह कितना है आपका? 450। जी हाँ। अब देखिए, तो कितना रुपया दूसरा साल बढ़ा है ना, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कितना बढ़ा? 50 रुपया बढ़ा। अब क्यों बढ़ा? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर ब्याज लेता है, यानी 50 रुपया जो है ब्याज है किसका? पिछले ब्याज का, 400 रुपया का एक साल में, यानी 50 रुपया ब्याज है किसका चेला? 400 का एक साल मेरे भाई। जी हाँ, चलिए काट कुट के हटा दीजिए, यहां लिख दो 25 मेरे भाई, यहां दो 25 बटा 2, 12.5 वाला ऑप्शन कर लेंगे, 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा आपका, 12.5% ऑप्शन देख लीजिए आप। चलिए 12.5%, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 12.5%। जी हाँ, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10। कहता त्रिभुज के कोनों, जी हाँ, की डिग्री माप पूर्णांक होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उनका अनुपात नहीं हो सकता है? यह जो है अभी जो झारखंड एसएससी का एग्जाम हुआ 28 तारीख को, पेपर कैंसिल हो गया, उसी का यह प्रश्न है, उसमें यह पूछा गया प्रश्न है। कितना आसान सा सवाल है, समझिए बात को। अच्छा, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना जानते हो चेला? तो कहोगे सर 180 डिग्री। 360 को जानता है क्या? 180 होता है मेरे भाई। हाँ, 180 डिग्री। अब क्या कहता? त्रिभुज के कोनों का डिग्री माप पूर्णांक में हो, यानी इंटीजर के रूप में होना चाहिए, पूरा पूरा मान होना चाहिए कोण का। ऐसा प्रश्न रेशियो हमने आपको सिखलाया है। जी हाँ, तो कहता कौन से अनुपात जो है यह त्रिभुज के तीनों कोनों का नहीं हो सकता है? यानी जो 180 को नहीं काटेगा, नहीं होगा, क्योंकि अगर 180 को नहीं काटेगा तो वहां पर कोण का मान डेसिमल में आ जाएगा, पूर्णांक में नहीं हो पाएगा। चलिए पहला ऑप्शन को जांचते हैं, 4 3 7 और 2 9, चला 9 तो 180 को काट देगा यहां पर, तो कोण का माप जो है वो इंटीजर के रूप में मिल जाएगा आपको। बिल्कुल सही है, नहीं हो सकता है। अगले ऑप्शन की ओर आते हैं, 7 5 12 2 14। अच्छा बताओ तो चला 180 14 को काटेगा? कभी नहीं काटेगा। तो 180 अगर नहीं काटेगा, 180 को 14, यहां पर कोण का माप जो है पूर्णांक के रूप में नहीं मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, कोण का माप नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले ऑप्शन को भी जांच के दिखा देते हैं, 5 4 9 3 कितना 12, 180 को तो 12 15 बार में काट देगा, यहां भी कोण का माप पूर्णांक के रूप में मिल जाएगा आपको। अगले ऑप्शन की ओर आते हैं, 5 6 11 4 15, 15 भी 180 को काट देगा 12 बार में। जी हां, यहां भी कोण का माप पूर्णांक के रूप में मिल जाएगा। कहां पे नहीं मिल रहा है? केवल ऑप्शन नंबर बी में। यही आपका राइट आंसर है। अगले सवाल की ओर बढ़िए, क्या कहता है सुनो मेरे भाई। मनीष ने एक मोबाइल फोन अंकित मूल्य पर 50% छूट के बाद खरीदा और अपने क्रय मूल्य के 35% लाभ पर 8100 में बेच दिया। कहता है उस फोन का जो है, मोबाइल फोन का अंकित कीमत, मार्केट प्राइस आपको देखो, सिंपल सा कंसेप्ट है इसका। पहले क्रय मूल्य निकालो। अच्छा देखो, 8100 में अंकित बेचता, उसको होता है 35% का लाभ, यानी खरीदा होगा कम में। पहले क्रय मूल्य निकाल लिए, पहले क्रय मूल्य, एक लाइन में सारा मामला क्लियर। जी हां, अब यह क्रय मूल्य आ गया। अंकित जो खरीदा था मोबाइल फोन में, वह 50% के डिस्काउंट पर खरीदा था।
कैसे खरीदा था? 50% के डिस्काउंट पर। सोचो, यह उसका क्रय मूल्य जो है वह मार्केट प्राइस पर 50% डिस्काउंट के बाद है। इसका मतलब मार्केट प्राइस तो ज्यादा होगा। 50% डिस्काउंट को फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे? 50/100। कीमत को बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला नीचे। 100 बटा कितना मेरे भाई? 50। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 135 से काट लीजिए ना, कितना बार में? यह कट जाना चाहिए 60 बार में। जी हाँ, 50 से 2 बार में कट जाएगा, यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा? 12,000 रुपया। कितना मेरे भाई? 12,000 रुपया। यही मार्केट प्राइस है। जी हाँ, यही अंकित कीमत है उस मोबाइल फोन का, 12,000 रुपया। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरे भाई क्या हो जाएगा आपका? बी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है? सुनो आराम से। कहता चला एक बेलनाकार टैंक का 1/5 भाग तेल से भरा हुआ। कितना भरा हुआ? 1/5। जब उसमें 5 गैलन तेल और मिला दिया जाता है, जी हां, तो टैंक आधा भाग बिल्कुल खाली रह जाए। अच्छा एक बात सोचो, आधा भाग खाली रह गया, इसका मतलब आधा भर गया नहीं? अच्छा, आधा भर गया 5 गैलन डालने के बाद, और पहले कितना भरा हुआ था? 1/5। यानी बाद में जो भरे उसका भाग निकाल लीजिए। एलसीएम 10, 5 में से 2 चला गया, यानी बाद में जो भरा गया भाग है वो कितना? 3/10। और लीटर के रूप में कितना है? वो 5 गैलन है। चलिए 5 गैलन जो है, 5 गैलन जो है उस टैंक का 3/10 भाग है, यानी पूरा ज्यादा हो जाएगा। 10/3 से गुना कर लीजिए, 50/3, यानी आपका रिजल्ट हो जाएगा 16.2/3 गैलन मेरे भाई। क्या हो जाएगा? 16.2/3 गैलन आपका राइट जवाब हो जाएगा। 16.2/3। ऑप्शन कौन सा करोगे आप? ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। सी नंबर मेरे भाई। बहुत आसान सा सवाल। देखिए एक बात समझिए, प्रश्न को आप प्रैक्टिस जितना करोगे ना, सारा सवाल आसान होता है। आप देखिएगा जो हम आपको मॉक टेस्ट करवाते हैं उससे आसान ही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो यह बात हम बोलते हैं आसान है, आपको आसान तब लगेगा जब जितना हम धर पड़ते हैं उतना आपको भी धर पड़ना पड़ेगा, यानी उतना प्रैक्टिस आपको भी करना पड़ेगा, तो आपको ही प्रश्न आसान लगेगा। तो देखिए यह तो मेरा रोजगार है दिन भर का, तो हम तो प्रैक्टिस कर लिए, लेकिन आपका जिंदगी है तो आपको तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा दिन भर। हर देखिए आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य है पढ़ करके नौकरी लेना, बस सिंपल सा बात है। तो जब वह उद्देश्य के लिए आप आए हैं तो दिन भर वही करते रहिए। हाँ, जब भी मौका मिले, हमने बार बार आपको बोला है कि रिजल्ट आपका तभी होगा, रिजल्ट पढ़ने से नहीं होता है मेरे भाई। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप प्रश्न का, रिजल्ट तभी आपका होने वाला है। हाँ, एक बार आप फाउंडेशन बैच जब आप कंप्लीट करते हो उसके बाद मॉक टेस्ट आप लगाते रहिए, तब तक लगाते रहिए जब तक आपका रिजल्ट फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। रिजल्ट तो छोड़ दीजिए, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है, मेरिट आपका नहीं बन जाता है, तब तक आपको प्रैक्टिस में बने रहना होगा। उसके बाद छोड़ दीजिए ना, फिर जिंदगी में कभी साइन कोस टेन का जरूरत आपको नहीं पड़ने वाला है ना। नौकरी लगा, ये सब का कहानी खत्म, फिर आपका दुनिया अलग शुरू होता है। शादी ब्याह कीजिए, स्मोच कीजिए, फिर आगे का जिंदगी आपका शुरू हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। प्रश्न संख्या 13 कहता है ऐसे समद्विबाहु, हाँ बात समझिए, आइसोस्केल्स का बात किया गया है, ऐसे समद्विबाहु, लेकिन आइसोस्केल्स के साथ राइट एंगल ट्रायंगल भी बात बोला गया। एक ऐसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण जो है 8 सेंटीमीटर। यह भी प्रश्न का एक बार पूछा गया है और 28 तारीख के पेपर में यह भी पूछा गया था। चलिए देख लीजिए क्या कहता है। एक समद्विबाहु समकोण का बात किया जा रहा है, बना लीजिए समद्विबाहु समकोण, है ना। अच्छा एक बात बोलो, समकोण त्रिभुज का दो भुजा बराबर तो परपेंडिकुलर और बेसी हो सकता है, हर हाइपोटेनस का भी बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड उसका हाइपोटेनस हुआ करता है। चलिए इसका हाइपोटेनस गिवन किया गया, कितना गिवन किया गया? 8। चलिए बेस को x मान लेते हैं, परपेंडिकुलर को भी x मान लेते हैं। यहां पर पाइथागोरस थ्योरम आप बचपन से पढ़े हैं, क्या पढ़े हो? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। चलिए यहां से x के मान पर विचार करेंगे तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर मेरे भाई। अब बात समझना, यह कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 64 64। हाँ दूर से काट लो इसको 32 बार में, यहां से एक्स स्क्वायर का मान निकल करके आ गया, एक्स स्क्वायर का मान 32। अब देखिए x का जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत नहीं? क्योंकि आगे आप देखोगे एक्स स्क्वायर से ही आपका काम चलने वाला है। चलिए इस त्रिभुज के क्षेत्रफल पर विचार करते हैं। क्षेत्रफल क्या लिखोगे? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी x गुना x। देखो फिर तो एक्स स्क्वायर का जरूरत पड़ गया ना मेरे भाई, तो एक्स स्क्वायर का मान हो गया आपका 32/2, यानी आपका रिजल्ट हो जाएगा 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी 16 वर्ग सेंटीमीटर। 16 वर्ग सेंटीमीटर वाला ऑप्शन टिक कर लो। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, बी नंबर। जी हाँ, बी नंबर। अगले सवाल की ओर चलते हैं।
प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है सुनिए। कहता है चला ए और बी, जी हां, दो व्यक्ति का चर्चा है कि वर्तमान आयु का योग 77 साल है। हाँ, रेशियो देखते हैं, 7 साल पहले ए और बी की आयु का रेशियो, ए जो है बी की आयु का 2.5 गुना था। हाँ, ध्यान दीजिएगा, एक बात समझिए। अच्छा चला क्या कहता, 7 साल पहले ए की आयु बी की आयु का 2.5 गुना, यानी कहने का मतलब 5:2 यह रेशियो था दोनों के आयु के बीच का। लेकिन यह कहानी कब का है, यह कहानी 7 साल पहले का मेरे भाई, कब का कहानी है, 7 साल पहले का। अच्छा, जब रेशियो आपको 7 साल पहले का मालूम है मेरे भाई, तो जोग भी, आयु का जोग भी 7 साल पहले जाना होगा। अच्छा, वर्तमान में दोनों के आयु का जोग कई साल है, तो कहोगे सर 77 साल है। 7 साल पहले जाओगे, 7 दूना 14 घटा लो, तो 77 में से आप 14 घटाओगे तो दोनों के आयु का जोग कितना हो जाएगा आपका, 63 है ना। चलिए, यह 7 साल पहले, यूनिट देखिए 7 यूनिट, क्या पूछा गया समझो बात को। कहता ए का वर्तमान बताइए, ए का 7 साल पहले का निकालिए 5 यूनिट, यह 7 साल पहले का आया, 7 जोड़ करके उत्तर दे दीजिए, वर्तमान में आ जाएंगे, है ना। चलिए, तो 7 से 9 बार में 45 प्लस में 7 कितना हो जाएगा चेला, ये हो जाएगा 52, यानी 52 ईयर्स ए का जो है वर्तमान में उम्र है 52, 52 वर्ष। ऑप्शन देखो 52 वर्ष वाला, ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई, 52 वर्ष वाला उत्तर टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 52 वर्ष। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। क्या कहता सुन लो मेरे भाई, ट्रेन का सवाल है, रेलगाड़ी का। लगातार समान गति से चलने वाली एक ट्रेन, जी हां, क्रमशः 8 सेकंड और 8.4 सेकंड में उसी दिशा में चलने वाले दो व्यक्ति को पार करते। अच्छा एक बात बताओ, रेलगाड़ी अगर किसी ऐसे वस्तु को पार कर दे इसमें लंबाई नगण्य के बराबर हो, जैसे टेलीग्राफ का खंभा, बिजली का खंभा, पोल, सिग्नल, है ना, आपका हो गया व्यक्ति, अगर इस सब चीज को पार करता है तो ये सब रेलगाड़ी के लिए नगण्य दूरी होता है, खुद की लंबाई को पार करता है। जी हाँ, तो अगर व्यक्ति को पार करता है तो खुद की लंबाई को पार करता है। पहला रेल व्यक्ति का स्पीड है 4.5 जबकि दूसरा का 6 है ना। तो किलोमीटर प्रति घंटा में ट्रेन का गति आपसे पूछा गया, मान लेते हैं आर किलोमीटर प्रति घंटा, रेलगाड़ी का स्पीड आपको आर ए मान लेते हैं। चलिए सेम डायरेक्शन है, देखो बात समझो, तो स्पीड घट जाएगा, रेलगाड़ी का स्पीड माइनस में व्यक्ति का, पहला व्यक्ति का चाल जो है, हाँ मेरे भाई, पहला व्यक्ति का स्पीड कितना, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में एक्सचेंज कर लीजिए। पहला व्यक्ति को पार कितना देरी में करता है, 8 सेकंड में। आगे बात को बढ़ाते हैं, चलिए दूसरा स्थिति में व्यक्ति को पार करता है, सेम डायरेक्शन है, चाल घटाएंगे, उस व्यक्ति का स्पीड जो है वह कितना है आपका, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। दूसरा व्यक्ति को पार करता है 8.4 सेकंड में। देखिए 5/18 से गुना करने पर यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन समझाना था आपको कि किलोमीटर प्रति घंटा था, उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है हमको। हाँ आगे बढ़िए, चलिए 5/18 का कहानी तो ऐसे भी गोल है। अच्छा दोनों स्थिति में हमने क्या किया, दूरी को बराबर किया, क्योंकि रेलगाड़ी वही रेलगाड़ी है जो व्यक्ति को, दोनों स्थिति में व्यक्ति को पार करता है, व्यक्ति को पार करेगा, खुद की लंबाई को पार करेगा। चलिए सोल्व कर लीजिए इसको, ये हो जाएगा आपका 8r माइनस में यह कितना मेरे भाई, यह हो जाएगा 36, यहां देखिए 8.4r माइनस में 6 चौका 24, यह हो जाएगा 48, 50.4, उधर भेज दीजिए, यह हो जाएगा 0.4r बराबर, इधर लाएंगे तो हो जाएगा आपका 14 दशमलव बराबर है, इसको 36 बार में उड़ा दीजिए। जी हाँ, 4 से 144 36 बार में, यानी रेलगाड़ी का स्पीड जो हो जाएगा चेला वो हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर, कितना 36 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन कौन सा टिक करोगे, ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई, क्या हो जाएगा आपका उत्तर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। चलिए समझ बात को, दोनों स्थिति में रेलगाड़ी व्यक्ति को पार कर रहा था, व्यक्ति को पार करेगा नहीं, खुद की लंबाई को पार करेगा, है ना, तो वहां पर दोनों स्थिति में दूरी बराबर होगा, बराबर करके आर के मान पर विचार कर लिया गया। अगले सवाल की ओर बढ़िए, यह देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, कितना आसान सा सवाल है। कहता है एडी, अच्छा यहाँ पे 4, यहाँ पे मिस्टेक है मेरे भाई, यहाँ पे 4 का कोई जरूरत नहीं है, हाँ डी जो है रेखाखंड ए बी का मिड पॉइंट है। चलिए रेखाखंड ए बी बना लीजिए। अब इसमें कहता है ए बी रेखाखंड है, हाँ मेरे भाई क्या कहता है सुन लो, अब कहता डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, क्या है, मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है, इसका मतलब इसको 2 बराबर भाग में बांटता होगा इस रेखाखंड को। कहता है ए और डी का निर्देशांक, ए का निर्देशांक जो है आपका वह कितना है आपका 2 और कितना मेरे भाई 4, जबकि बी का, डी का जो निर्देशांक है
वो आपका माइनस में 1 कॉमा कितना 3। बी का पूछा गया, बी के निशांक को मान लेते हैं x कॉमा क्या मान लेते हैं y। देखिए अगर मध्य दो बिंदु का निर्देशांक दिया गया हो और उससे निर्मित रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर निकालना होता है चेला, तो कैसे निकालते हैं? दोनों के x के जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हैं तो उस मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आता है, जबकि दोनों के y को जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका y कोऑर्डिनेट निकल करके आता है। चलिए x कोऑर्डिनेट पे चर्चा करते हैं। तो देखिए दोनों का x जोड़िए तो ये हो जाएगा 2 प्लस में x बट्टा कितना मेरे भाई 2, यानी 2 प्लस में x बराबर माइनस में 2। हाँ x बराबर हो जाएगा आपका माइनस में कितना 4। आगे चलते हैं। हाँ देखिए 3 दूसरा y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, दोनों के y को जोड़िए 4 प्लस में y बटा कितना 2, यानी हो जाएगा आपका 4 प्लस में y बराबर कितना 6, यानी y बराबर कितना हो जाएगा आपका 2। यही तो x और y निकल के आया जो बिंदु B का निर्देशांक होगा। -4 2 वाला ऑप्शन टिक करो, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? क्या ध्यान रखना है कि अगर रेखाखंड के दोनों बिंदु का निर्देशांक गिवन किया गया हो और उसके मिड पॉइंट का निर्देशांक निकालना होता है तो दोनों के x को जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हैं तो उस मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकल के आता है, जबकि दोनों के y को जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका y कोऑर्डिनेट निकल करके आता है। अगले सवाल की ओर बढ़िए, प्रश्न संख्या 17। बात एक समकोण त्रिभुज का, राइट एंगल ट्रायंगल का, जिसकी दो भुजाएं 2, 2√3 और 4 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ा तो उसका हाइपोटेनस ही होगा। चलिए बना लीजिए। यही राइट एंगल ट्रायंगल का चर्चा है। अब इसमें इसका एक साइड है 2, एक हो गया आपका 2√3 और इसका हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 4। कहता है इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल। एक बात आप समझ लेना, समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का जो त्रिज्या होता है ना चेला, वह होता है h/2, क्योंकि इसका परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित हुआ करता है। अतः परिवृत्त का त्रिज्या निकालने के लिए सीधा कर्ण का आधा कर लीजिए। जबकि अंतःवृत्त का अगर त्रिज्या आपको निकालने का बारी आए तो याद रखना p प्लस में b माइनस में h/2। अगर आपको हर अंतःवृत्त का त्रिज्या चाहिए, दोनों बात ध्यान रखना राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, है ना, बाह्य वृत्त का त्रिज्या h/2, अंतःवृत्त का त्रिज्या p प्लस b माइनस में h/2। चलिए तो अभी परिवृत्त का बात किया गया, परिवृत्त का त्रिज्या कर्ण का आधा यानी 4 का आधा कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 2। यह परिवृत्त का त्रिज्या आ गया 2 सेंटीमीटर। जब परिवृत्त का त्रिज्या आ गया, वृत्त का त्रिज्या आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर यानी पाई इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा चेला, यह हो जाएगा 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर। मेरे भाई कितना, 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा करोगे आप? ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई, सी नंबर। बस ये दोनों बात को ध्यान में रखोगे। समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र जो होता है वह कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित हुआ करता, अतः परिवृत्त की त्रिज्या h/2 यानी कर्ण का आधा, जबकि अंतःवृत्त का त्रिज्या निकालने के लिए p प्लस b माइनस में h/2 का इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 18 की ओर। कहता त्रिज्या r वाले, हाँ बात को समझिए मेरे भाई, क्या कहता सुनिए आराम से। r त्रिज्या वाला एक वृत्त का परिधि। अच्छा वृत्त का परिधि क्या लिखोगे तो आप कहोगे सर 2 पाई r लिखेंगे। चलिए वृत्त का परिधि, भुजा x वाले एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्ग का परिमाप, जी हाँ, वर्ग का परिमाप पैरामीटर क्या हुआ करता है 4 गुने भुजा, x भुजा वाले, इसका परिमाप हो जाएगा 4 गुना कितना x। r और x का रेशियो पूछा गया, कुछ नहीं सिंपल सा बात है, 4 से यहां 2 उड़ाइए, यहां से 2 निकालोगे 11 बचेगा, यानी r अनुपात x हो जाएगा आपका 7:11। कितना मेरे भाई, 7:11। ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन नंबर ए जो है कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यही r और x का रेशियो है आपका। चलिए आगे बढ़ा जाए प्रश्न संख्या 19 की ओर। क्या कहता है सुनो, यह भी ट्रिगोनोमेट्री का प्रश्न है, बहुत ही आसान सा सवाल है। अच्छा कहता है आपसे, देखिए साइन x प्लस में पाई। अच्छा एक बात बताओ, इसको पलसे में है तो आगे पीछे लिख दिए तक कोई दिक्कत है? लिख देते हैं पाई प्लस में x, एकरा से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो यह हो जाएगा आपका साइन पाई माइनस में x। आइए हिसाब किताब लगाइए। चलिए साइन 180 प्लस थीटा, देखिए 180 की स्थिति में तो चेंज नहीं करेगा, तो साइन 180 प्लस थीटा जाता है थर्ड में, जहां
कॉस टेन और कॉट का घर है, वहां साइन निगेटिव होगा, यानी माइनस में साइन एक्स हो जाएगा मेरे भाई। अच्छा 180 माइनस थीटा सेकेंड में जाएगा, वह तो साइन का खुद का घर है, वहां साइन एक्सचेंज भी नहीं करेगा, पॉजिटिव भी होगा, तो यहां प्लस में साइन एक्स लेकिन माइनस आगे लगा है, तो माइनस में साइन एक्स यहां भी निकल के आया, माइनस में साइन एक्स माइनस में साइन एक्स क्या हो जाएगा चेला, तो आप कहोगे सर माइनस में साइन 2x हो जाएगा। माइनस में साइन 2x वाला ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपका राइट जवाब हो जाएगा। जी हाँ, ए नंबर। चलिए अब मैथ्स के आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं, फिर हम लोग रीजनिंग की दुनिया में चलेंगे। क्या कहता 20 नंबर सवाल, यह देखिए एवरेज का सवाल है, औसत का सवाल है। कहता तीन संख्याओं में से, कितना संख्या का चर्चा चला, तीन संख्या का। चलो तीन संख्या का चर्चा है, बहुत ही आसान सा बात है, तीन संख्या का चर्चा है। कहता इसमें पहली संख्या दूसरी का दुगना, पहला दूसरा का दुगना, दूसरा तीसरा का तीन गुना, रिलेशन तैयार कर लीजिए, पहला डिपेंड दूसरा पर, दूसरा डिपेंड तीसरा पर, तीसरा को मान लेते हैं। चलिए कहता दूसरा पहला तीसरा का तीन गुना, तीसरा को अगर एक मानोगे तो यह तीन हो जाएगा, हाँ पहला दूसरा का दुगना यह हो जाएगा 6, यही तीनों संख्याओं का रेशियो आ गया। अब आगे देखिए तीनों का औसत है 10, औसत 10 है, औसत को जोगफल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, औसत बराबर एवरेज बराबर सम ऑफ क्वांटिटी बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी। अतः हम जोगफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, औसत में नंबर ऑफ क्वांटिटी से गुना करेंगे, यानी तीनों का औसत 10 है, जोगफल हो जाएगा 10 गुना 3, यही जोगफल है। 6 3 10 यूनिट का मान हो गया। आपसे पूछा क्या जा रहा है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 6 यूनिट, यही है। 6 3 कितना हो जाएगा आपका 18, 18 हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या 18। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका राइट जवाब हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या जो है वो आपका 18 हो जाएगा। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ जाइए, अब चलते हैं रीजनिंग के सवालों की ओर। आ जाइए प्रश्न संख्या 21, आसान सा सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है ना। चलिए कहता है किसी सांकेतिक भाषा में पब्लिक, जी हाँ आजा भाई पब्लिक पे चर्चा कर लेते हैं। पब्लिक का कोड आपको गिवन किया गया, क्या गिवन किया गया है, PIL है ना, BUC, यही तो है पब्लिक का कोड। तो कहता है बताओ ट्रॉफी का कोड क्या होगा चेला, है ना। जी हाँ, ट्रॉफी का कोड क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है, ट्रॉफी का कोड बताओ। ऐसा करो ना, आप देखने के लिए आपको मिल रहा होगा कि बस केवल लेटर का हेरा फेरी है, यहां वाला उठा के यहां, यहां वाला उठा के यहां, तो अगर मथवा पर जो है ना नंबरिंग कर दो, है ना, कहीं गड़बड़ नहीं होगा। नंबरिंग कर लो मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए पहले 1 नंबर का इस्तेमाल किया, फिर आई 5 नंबर का इस्तेमाल किया, फिर EL 4 नंबर का इस्तेमाल किया, फिर देखो B यानी 3 नंबर का इस्तेमाल किया, फिर U 2 नंबर का, और इसको 6 छोड़ दिया गया। यही है ना मेरे भाई, यही है ना। यहां पर ऐसे भी आप बात को समझ सकते थे, देखिए नंबरिंग अगर नहीं कि फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दीजिए, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दीजिए, बाद बाकी UBLI को पलट करके लिख दिया है IELBU, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं आप। चलिए तो शुरू वाला और लास्ट वाला को T और बाई छोड़ दीजिए, बीच वाला चारों को पलट के लिख दीजिए, फिर लिखना होगा आपको AH, फिर क्या लिखना होगा P, है ना, HPOR, यही आपका कोड हो जाएगा, यही कोड हो जाएगा। या तो नंबरिंग से बनाइए, नहीं तो जो दूसरा बात आपको हम सिखाए कि फर्स्ट और लास्ट कांस्टेंट है, बीच वाला चारों को पलट करके लिख दिया गया THPOR, ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 22। यह देखो सीरीज में श्रृंखला में कहता कौन असंगत है, यानी गलत ढूंढना है। चलिए आप देखोगे यहीं पर समझो, पहले 4 1 5, यहां देखिए यानी कहने का मतलब है 1 का स्क्वायर पहले जोड़ा, फिर यहां पर 9 जोड़ा यानी 3 का स्क्वायर जोड़ा, ऑड नंबर जोड़ रहा है चला, 3 का स्क्वायर जोड़ा। अब की बार 5 का स्क्वायर जोड़ेगा, जी हां, तो 5 का स्क्वायर जोड़ेगा 25, 39 हो जाएगा। अब की बार 7 का स्क्वायर जोड़ेगा चला, तो 49 जुटेगा, तो 39 और 49 जो हो जाएगा आपका, वह हो जाएगा आपका कितना 78, यानी 103 आपका गलत है, यही गलत है आपका, यही असंगत है 103, ऑप्शन नंबर डी। इसके जगह पर होना चाहिए 39 और 49, सॉरी 88 होना चाहिए, है ना, 39 और प्लस में 49 आपका 88 होना चाहिए था, 103 गिवन किया गया है, यही आपका गलत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23। क्या कहता है, सुनो आराम से, ए को बी कहिए, हाँ बी बुझ बुझा हुआ है, बी को सी कहिए, सी को डी, डी को ई कहा जाए।
अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अक्षर क्या होगा? पहले आप सोचो कि उसका राइट जवाब क्या होगा। तो आप अंग्रेजी वर्णमाला में पहला अक्षर बचपन से क्या पढ़ रहे हो चेला? तो ए पढ़ रहे हो, और ए का कोड क्या है? बी। तो यहां पर ए नहीं, उत्तर क्या होगा? बी। ऐसा मत करना कि आंख मुन करके अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर उत्तर कर देना ए। यहां पर बी उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए। प्रश्न संख्या 24 नंबर सवाल पे आइए। कहता ए बी का पुत्र है। चलिए ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। हाँ, कहता ए जो है वो आपका क्या है? ए जो है वह बी का पुत्र है। किसका पुत्र है? बी का। हाँ, बी और सी बहने हैं। बी और सी जो है आपस में बहने हैं। सी की मां डी है, तो दोनों की मां डी होगी। अच्छा, ई डी का पुत्र है। डी का पुत्र है तो बी सी का भाई होगा कौन? ई। चलिए अब देखिए, कहता कौन सा ऑप्शन जो है इस कंसेप्ट के आधार पर सही होता है उसका पहचान करना है आपको। अच्छा, ई और सी बहने हैं। देखिए ई और सी बहना चला, ई भाई है सी बहन है, गलत है पहला। अच्छा, पहला गलत है, तो दूसरा ऑप्शन पर विचार करेंगे। ई ए का मामा है, यानी क्या मामा लगता है ई ए का? तो बिल्कुल ई जो है वह ए का मामा है, क्योंकि ई का बहन बी उसी का बेटा ए है, तो मामा है। बिल्कुल दूसरा नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। यही कथन सत्य को आपको पहचान करना था। बी नंबर राइट जवाब है। चलिए अब आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और आज का आखिरी सवाल, अंत भला तो सब भला, प्रश्न संख्या 25 पे चलते हैं हम लोग। यह देखिए रैंकिंग का सवाल है। कहता है सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से ग्रहव्य स्थान पर है, उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? अच्छा बताओ, है ना। टोटल के लिए क्या करते हैं? पोजीशन फर्स्ट प्लस में पोजीशन सेकंड माइनस में 1, यही तो टोटल निकाल लेते हैं, सिंपल सा बात है। दोनों तरफ से उसका पोजीशन 11, तो 11 प्लस में 11 माइनस में 1, 22 में से 1 चला गया, कितना हो जाएगा आपका? 21। यानी उस पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या कितना हो जाएगा आपका चेला? तो 21 हो जाएगा मेरे भाई, है ना। अगर दोनों पोजीशन मालूम हो तो टोटल बराबर P1 प्लस P2 माइनस में 1। P1 कहने का मतलब पोजीशन फ्रॉम वन एंड, P2 कहने का मतलब पोजीशन फ्रॉम अदर एंड, है ना, माइनस में 1 कर दीजिए। यानी लेफ्ट से एक बार पोजीशन, एक बार राइट से पोजीशन, या फिर ऊपर या फिर नीचे, है ना, दोनों को जोड़ करके 1 घटा लीजिए, टोटल निकल करके आ जाता है। तो यह था आपका मॉक टेस्ट नंबर 26 का टोटल 25 प्रश्न। हाँ, उम्मीद करते हैं कि सारा प्रश्न आपका क्लियर हुआ होगा। अगर किन्हीं को कोई भी तरह का परेशानी हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, और लाइव सेशन में जुड़िए तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। हाँ, जो लोग जुड़ गए हैं तो बढ़िया ही किए हैं, और जो भी आपके संपर्क में पढ़ने वाले लोग हैं जिनका आगे एग्जाम है, सब लोग को बोल दीजिए, क्योंकि अब यहां से रुकने का नाम नहीं होगा। जैसे हम लोग पीछे कंटिन्यू थे, आगे हम लोग कंटिन्यू रहेंगे। 25 मॉक टेस्ट हमने पहले करवा के छोड़ा था, बीच में जो है आपत्तिजनक स्थिति आ जाने के कारण आपका क्लास बंद हुआ था 2 मंथ के लिए, है ना। फिर हम लोग कंटिन्यू हो गए आज से, और वैसी धारा प्रवाह अब हम लोग चलते रहेंगे। चलिए फिर मुलाकात होगा हम लोग का कल, यानी अगले मॉक टेस्ट नंबर 27 के साथ। तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।